हेलो बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th का एक अलग टॉपिक मैथ का, जिसका नाम है दो चर वाले एक घातीय समीकरण युग्म, है ना। जैसे मान के चलिए टॉपिक का नाम देते हैं हेडिंग दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। एक रैखिक समीकरण, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म। क्या है? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variable। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले एक रैखिक समीकरण युग्म। आइए देखते हैं होता क्या है ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर लिखा हुआ है दो चर, है ना। चर क्या होता है? 9th क्लास में हम लोग चर मान पढ़े थे। एक रैखिक समीकरण, सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण क्या होता है ना। समीकरण क्या होता है तो उसके लिए देखते हैं दो टर्म्स। पहला इस तरह से देखिए कि 4x + 5, ये पहला। दूसरा दे रखा है 4x + 5 बराबर मान के चलिए 6। ठीक है। अब यहां पे दो टर्म दे रखे हैं तो समझिए ये ऊपर वाला को कहा जाता है एक्सप्रेशन, है ना। क्या बोला जाएगा? एक्सप्रेशन। ठीक है। एक्सप्रेशन मीन्स इसका इक्वल में कुछ नहीं, सिंपल सा एक टर्म दे रखा है। इससे अगर हम कहें कि x का मान निकालिए, क्या कीजिए? x का मान निकालिए, तो आप x का मान यहां से निकाल नहीं सकते हैं, है ना। कुछ आगे दे ही नहीं रखा है। 4x + 5 से आपको कुछ साबित नहीं होता है क्या है क्या नहीं दे रखा है। इसके बारे में कुछ दे रखेगा तभी आप इससे कुछ आगे बढ़ सकते हैं मैथ में। लेकिन अगर इसी में इक्वल करके 6 कर दिया जाए या कुछ भी इक्वल के बाद कुछ भी आ जाए तो इसको बोला जाता है इक्वेशन। इसको बोला जाएगा इक्वेशन, है ना। इक्वेशन में दो चीज होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा राइट हैंड साइड होगा, है ना। ये नेसेसरी है। एक पक्ष अलग होता है, दूसरा पक्ष अलग होता है, और दोनों जो होते हैं क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इक्वेशन में क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होंगे। समझिएगा यहाँ पे तो आप लोग समीकरण समझ गए होंगे कि इसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होगा, एक राइट हैंड साइड होगा, और दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो भाई ये तो समझ में आ गया समीकरण। अब इसी समीकरण को हम लोग देखते हैं। एक चीज और इसमें समझिएगा समीकरण में कि हम जितना इधर ऐड करेंगे उतना ही इधर ऐड करना होगा, तभी ये जाके बैलेंस होगा। यह एक तरह से तराजू की तरह है, दोनों इक्वल है। अगर हम जितना इधर डाल रहे हैं कोई भी चीज उतना ही इधर डालेंगे तभी ये बराबर का चिन्ह सही होगा। अगर कुछ दे रखा है कि 4x + 5 = 6, अगर आप इधर 3 कर रहे हैं ऐड तो आपको इधर भी 3 ऐड करना होगा, तभी यह बराबर का होगा। दोनों साइड बराबर होंगे। इधर 3 दिए तो इधर भी 3 देना होगा। अगर इधर 3 माइनस कर रहे हैं तो इधर भी क्या होगा? 3 माइनस करना होगा, तभी जाके ये बराबर होगा। अगर इधर 3 गुना कर रहे हैं तो इधर भी 3 क्या होगा? गुना करना होगा। अगर इधर 3 से भाग दे रहे हैं तो इधर भी 3 से
भाग, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो क्रिया आप करेंगे वही क्रिया आपको राइट हैंड साइड में करना होगा ताकि ये बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन तो समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, जैसे हमने लिखा था 4x + 5 = 6, ठीक है, ये चीज है। अब भाई बताओ ये x क्या है? 9th क्लास में हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छा से डिस्कस किए हैं कि x है क्या। तो इस x को क्या बोला जाता है? चर। क्या बोला जाता है? चर। और इसको क्या बोला जाता है? गुणांक। गुणांक, कोएफिशिएंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट। ठीक है, अब तो चर समझ में आ गया। अब एक रैखिक क्या है भाई? तो हमने एक चीज बताया था 9th में, आप लोग फेस किए होंगे उस चीज को, घात, है ना। घात या इसी को बोला जाता है डिग्री। डिग्री क्या होता है कि कोई भी इक्वेशन का मैक्सिमम पावर जो होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। जैसे हमने कोई यहाँ लिखा कि x² + x + 1 = 0, ठीक है। तो अगर हम इसके घात की बात करें तो घात कितना हो जाएगा? मैक्सिमम पावर। यहाँ वेरिएबल यानी चर मान का जो है मैक्सिमम पावर होगा वो क्या होगा? इसका घात हो जाएगा, है ना। तो एक रैखिक समीकरण का मतलब हुआ कि ऐसा इक्वेशन, कोई एक ऐसा इक्वेशन, ठीक है, जिसका घात 1 हो। घात क्या हो? 1 हो, यानी मैक्सिमम पावर 1 हो। यहां पर इसका मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। तो ये कहलाएगा एक रैखिक समीकरण। हमने पहले समझा समीकरण क्या होता है, फिर समझा कि एक रैखिक समीकरण क्या होता है, यानी उसमें मैक्सिमम पावर चर मान का 1 हो। ठीक है, अगर इसको बात करें तो एक रैखिक समीकरण नहीं होगा, क्योंकि यहां पर घात या डिग्री कितना है? 2 है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है। तो दो चीज तो हम लोग क्लियर किया कि ये भाई समीकरण होता है जो बैलेंस होता है, बराबर की बात की जाती है। दूसरा, जिसमें पावर 1 होता है, एक रैखिक होता है। तीसरा, चर के बारे में समझे कि जो कांस्टेंट नहीं हो, जिसका मान एनी टाइम बदलते रहता हो, वो चर मान कहलाता है। चर के साथ इनटू में जो रहता है वो गुणांक कहलाता है। इसके साथ बाकी जो चीजें रहती है वो कांस्टेंट होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं कि दो चर क्या होता है ना। अब देखिए इसको, अगर हम बात करें, वही समीकरण लिखते हैं फिर से, 4x + 5 = 6। इसमें क्या गो चर है? एक ही है। एक ही चर को हम लोगों को डिसाइड करना है, लेकिन हमको पढ़ना क्या है भाई? दो चर वाले समीकरण। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसको क्या कहेंगे? एक चर वाले रैखिक समीकरण, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में पढ़े थे कि ax + c = 0, है ना। ये इसका फॉर्म होता है, यानी इसमें कोई एक ही वेरिएबल होता है। ये जो है x जो है इसका चर मान है और इसमें एक ही चर मान होगा। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाएंगे? कि ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें क्या हो? दो चर हो। जैसे अगर हम बात करें कि 4x + 3y बराबर जो है आपका, कुछ भी ले लीजिए, 8 ले लीजिए, है ना। 4x + 3y = 8। अब भाई ये क्या है? एक तो समीकरण है। समीकरण में कैसा समीकरण है? एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर दोनों चर का कितना है? 1 है। दूसरी चीज, अब देखिए कि इसमें के गो चर है। एक चर यहाँ x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है। तो चर मान इसमें के गो हो गए? 2 गो हो गए, है ना। के गो हो गए? 2 गो हो गए। तो हम लोग कहेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण।
दो चर वाले रैखिक समीकरण इसी को बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझ में। ऐसा इक्वेशन जिसमें दो चर मान हो और वो एक रैखिक हो, यानी जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, इसको कहेंगे दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। अब देखिए आगे इसमें क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे एक चर वाले एक रैखिक समीकरण को हम लोगों ने इस तरह से डिनोट किया, ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अब आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक चीज और, यहाँ पे युग्म की बात की जा रही है। युग्म क्या होता है? तो सर एक समीकरण ये हो गया और इसी एक्स वाई के अकॉर्डिंग एक समीकरण और हम दे दें कि 4x + 3y = 8, और कुछ ले लीजिए, यहाँ 8 मत लीजिए, 11 ले लीजिए, है ना, और x + y = 3, इस तरह से ले लेते हैं, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें कि इसमें क्या समीकरण हो गया, एक इक्वेशन एक ये हो गया और ये जो है दूसरा इक्वेशन हो गया, तो दो समीकरण हो गए, दो वेरिएबल हो गए। तो युग्म मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा मतलब पेयर, और पेयर क्या होता है, दो ठो होता है, कोई भी दो, है ना। तो समीकरण का जोड़ा होगा, ठीक है, क्या होगा, समीकरण का जोड़ा। अब पूरे चैप्टर में हम लोगों को इस तरह से दो इक्वेशन दे रखेंगे, उसमें एक्स और वाई का मान निकालना रहता है। क्या करना होगा, एक्स और वाई का मान निकालना। पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है। इस तरह से दो क्वेश्चन इक्वेशन दे रखेंगे, समीकरण, उसमें पूछ लेंगे हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है कि जो चर मान दे रखे हैं इसका मान निकालना, एक्स का मान क्या होगा और वाई का मान क्या होगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग देखते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। ये जो है किस रूप में रहता है ना, समझ में आना चाहिए कि ये किस रूप में हमको मिलेगा। सर ये मिलता है ax + by + c = 0, यानी ax + by + c = 0। और ये मैक्सिमम टाइम इस तरह से भी मिलेगा कि ax + by = c, इस तरह से भी मिल सकता है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर दो समीकरण दे रखा है तो c, अगर पहला समीकरण का इधर आप रखते हैं तो दूसरे समीकरण का भी c बराबर के उस पर, यानी राइट हैंड साइड में रखिएगा। अगर नहीं तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा। तो दोनों समीकरण का आपको लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इसी रूप में रहता है, जहां पे क्या होता है, a और b वास्तविक संख्या होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या क्या है कि ये जो है a और b वास्तविक संख्या होना चाहिए। a और b क्या होता है, वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर होना चाहिए। दूसरा चीज, a और b एक ही समय पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 है तो b 0 नहीं होना चाहिए, अगर b 0 है तो a 0 नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो ये दोनों जो हो 0 हो जाएगा, फिर आपका चर मान बचेगा ही नहीं, ठीक है। तो a और b एक ही समय पर जीरो नहीं होना चाहिए, या इसको कह सकते हैं a बराबर b बराबर नहीं 0, है ना। a और b बराबर नहीं, या और ले लीजिए, बराबर नहीं 0, ठीक है। या इसको और इस तरह से भी रख सकते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक 0 नहीं है तो अगर दोनों का स्क्वायर कीजिए तो ये जो है बराबर नहीं होगा 0 का। क्यों नहीं भाई, क्योंकि इसमें कोई एक ही पार्ट 0 है, एक पार्ट जो है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा वाला तो 0 से बड़ा ही होगा स्क्वायर करने पर। तो क्या होगा कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर जोड़ने पर
जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसका फॉर्म था। ठीक, अब इसको अगर हम कहें कि हमको तो पढ़ना है भाई दो को समीकरण, हर इक्वेशन में हमको कितना पढ़ना है, दो को समीकरण। ठीक है, तो अब दो समीकरण के लिए हमको क्या करना होगा, समझना होगा। इधर दो समीकरण का जो रूप होता है, पहला के लिए एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से हम ले सकते हैं। ये वन यहां पर यह सूचित करता है कि यह पहला समीकरण है, और टू यहां पर यह सूचित करता है कि दूसरा समीकरण है। अगर एक ही समीकरण दे रखे हैं तो ए बी सी आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हमेशा आपको दो को समीकरण मिलेगा। और इन दोनों की बात करें तो ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन वन, और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन टू। अब सर अगर हम इसी आधार पर एक समीकरण लिखे कि एक से 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, या इक्वल नहीं करिए, यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ माइनस कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 हो गया और बराबर कर लेते हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। इस तरह से दो समीकरण हम ले लिए, 4x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहां से पूछे कि a1 क्या होगा, सर ये क्या है, तो x का पहला समीकरण में आप देखेंगे तो x को छोड़ दिया जाए तो ये बच जाएगा a1, और a1 जो होगा 4 होगा। समझिए, पहला इक्वेशन में चर मान के साथ, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे कोएफिशिएंट रहता है, यानी x के साथ जो यहाँ पे रहेगा वो क्या हो जाएगा, a1। अगर सर हम b1 की बात करें तो b1 कितना हो जाएगा, b1 देख लीजिए, यहाँ y के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, गुणा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। c1 की बात की जाए तो आप देखिए 6 है। अगर a2 की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है। b2 की बात की जाए तो यहाँ पर -1 है, और c2 की बात की जाए तो -1। ये आपको पहचानने आना चाहिए कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। ठीक है, इसको फिर से एक इक्वेशन लेते हैं। अब देखिए, कोई समीकरण ले लीजिए कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गया। अब सर हम यहां से पूछे कि a1 क्या है, ये देखो, यह पहला इक्वेशन हो गया और ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो अगर हम a1 इसका देखें, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। b1 की बात करें, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। c1 की बात करें तो आप देख रहे हैं कि c1 बराबर के इधर भी है ना। आप चाहो तो इधर ला सकते हो या इतना भी रख सकते हो। अगर इसको इधर लाओगे तो सर इसको भी इधर लाना होगा। समझ गए? अगर हम इस पार्ट को इधर लाते हैं, 4 को बराबर के इधर लाते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं, तो 2 को भी इधर लाना होगा। नहीं तो c1 को यहां लिख सकते हो कि c1 भाई 4 है। ठीक है, अगर c1 बराबर के इधर ले गए हैं तो c2 भी बराबर का इधर होना चाहिए। अगर हम b1 की बात करें तो ये 1 हो जाएगा, b2 की बात करें तो -1 हो जाएगा, और c2 की बात करें तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से a1, a2, b1, b2 ये आना चाहिए। क्या होगा, एक क्वेश्चन और देखते हैं समझने के लिए। देखिए, एक इक्वेशन लेते हैं, 4x प्लस 3y
इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3। इस तरह से कोई एक समीकरण ले लिए, ठीक है। अब इस समीकरण में हम पूछे कि a1 क्या है भाई, तो आप देखो एक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। क्या होगा, a1 बराबर 4, b1 बराबर कितना, y से पहले b1 बराबर क्या है 3, चिन्ह के सहित, तो क्या है 3। c1 बराबर ये क्या हो जाएगा 9, ठीक है। अगर हम a2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 3, b2 बराबर 4, c2 बराबर 3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली ये इसका बेसिक फॉर्म है, आप 9 को इधर ला सकते हो, 3 को भी इधर लाना होगा, तब c1 आपका -9 हो जाएगा और c2 -3 हो जाएगा। चूंकि हमको चेक करना होता है a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2, इसलिए चिन्ह जब इसका इधर आएगा तो उससे कोई मायने नहीं पड़ेगा। ये हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने आज देखा कि एक रैखिक समीकरण होता क्या है, उसका फॉर्म क्या होता है, और दो समीकरण अगर दे रखे तो a1 क्या होता है, b1 क्या होता है, c1 क्या होता है, और a2, b2 और c2 क्या होता है। इसके आगे हम लोग कल या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।